नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। होशंगाबाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम पहले सांगाखेड़ा गांव पहुंचे, फिर बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित गांव छोटी बालाभेट पहुंचे और सीएम ने इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। इतना ही नहीं, उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने इस दौरान लोगों को पीने का पानी भी मुहैया कराया, साथ ही लोगों को पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं करने पहुंचे। लगातार जब से मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, तभी से लगातार प्रदेश सरकार एक्टिव थी। और आज जब बाढ़ अब थोड़ी सी नियंत्रण में है, तब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकल चुके हैं। हालांकि इससे पहले हवाई सर्वे वो कर चुके हैं और दौरा कर चुके हैं कहां किस तरह की व्यवस्था, लेकिन आज वे खुद नाव में सवार होकर उन ग्रामीणों से मिलने पहुंचे जो बारिश और बाढ़ की वजह से परेशान और प्रभावित थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद फसल क्षति और जो बाढ़ से नुकसान हुए हैं उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। हम जानेंगे किस प्रकार सीएम सर ने समीक्षा की है और किस प्रकार। सर, दिल्ली छोड़ करके सर आप यहाँ आए हैं। आज मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से चर्चा की। आज उनके साथ 4:30 बजे मेरी भेंट का कार्यक्रम था। बाढ़ की स्थिति देखते हुए मुझे लगा कि इस समय प्रायोरिटी है गरीब किसान जनता, खेत मकान, भोजन मिले, पानी मिले, इसकी चिंता करना। और कृपा करके माननीय नड्डा जी ने भी मुझे कहा कि राहत के काम आप देखिए, अभी दिल्ली की कोई जरूरत नहीं आने की। तो सुना आपने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण इन बाढ़ पीड़ित इलाकों में किस तरह से राहत पहुंचे ये ज्यादा जरूरी था और यही वजह है कि वे इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे। और वाकई इस तरह से जनप्रतिनिधियों का उन क्षेत्रों में, उन दूरस्थ क्षेत्रों में, उन इलाकों में पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण उस समय हो जाता है जब वाकई में इस तरह की आवश्यकता होती है। एक तो उन लोगों के अंदर मनोबल बढ़ता है कि नहीं, हमारी चिंता, हमारी फिक्र करने वाला कोई है, और दूसरा वे अधिकारी और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिन्हें उन क्षेत्रों में उन लोगों तक राहत पहुंचानी है। इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सीएम के दौरे के बाद की स्थितियां आप किस तरह की नजर आ रही हैं? क्या जो व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए थी अब वो दिखाई देती है वहां पहुंचती हुई? जी दीपेश, सीएम आज बाबई के सांगाखेड़ा और छोटी बालाभेट, बड़ी बालाभेट इन गांवों का दौरा करने पहुंचे थे। बोट से पूरा जो सफर है सांगाखेड़ा से दूसरे गांव का वो सीएम ने तय किया। वहां ग्रामीणों से चर्चा करी और ग्रामीणों के बीच पहुंचकर सीएम ने कहा है कि मैं हूं, चिंता मत करना। कुल मिलाकर के जब सीएम वापस लौटने लगे तो ग्रामीणों ने कहा कि हमारे बीच सरकार आ गई है, अब हमें चिंता नहीं है, हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। सीएम ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर संभव मदद तत्काल मुहैया कराई जाए इन लोगों को और जो भी इन्हें कठिनाई आ रही है वह तत्काल दूर की जाए। अभी फिलहाल सीएम जो है होशंगाबाद के जो शहरी क्षेत्र हैं, जो निचले इलाके थे जहां पर जलभराव की स्थिति बनी थी, उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। राहत शिविर का भी जायजा लेंगे और उसके बाद सीएम भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर के दीपेश, आप जो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि यदि ऐसे सुदूर दूरस्थ अंचलों में पहुंचने लगे तो जो आज सांगाखेड़ा में माहौल देखने को मिला है, होशंगाबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर सीएम खुद थे, वोट से गए। काफी ऐसा क्षेत्र था वो जिसमें वोट से जाना अपने आप में दुर्लभ था और काफी कठिनाई भरा सफर था। ऐसी जगह पर सीएम का जाना निश्चित तौर पर जो लोग बाढ़ में फंसे रहे हैं उनके लिए ढांढस बंधाता है और मदद की जो उम्मीद लोगों को थी वह भी पूरी होगी। लेकिन शैलेंद्र, जो एक बड़ी चुनौती सीएम ने भी स्वीकार की है, उन्होंने आज सुबह जब अधिकारियों से चर्चा की उसके बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ उन क्षेत्रों में दवाओं की क्या व्यवस्था है, क्योंकि बारिश और बाढ़ के बाद अब महामारी का प्रकोप ना हो, किसी तरह से बीमार वो लोग ना पड़े, उसके लिए भी क्या आपको इंतजाम होते नजर आ रहे हैं? जी दीपेश, यदि बात की जाए तो होशंगाबाद का बहुत बड़ा एरिया जो है 150 किलोमीटर का पूरा बेल्ट जो है वो नर्मदा का बेल्ट है। पूरे गांव में पानी भराया था।
दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह घिर गए थे। आज सीएम ने कलेक्टर, सीएमएचओ हेल्थ, एसपी और जो तमाम अधिकारी थे, कमिश्नर आईजी भी मौजूद रहे हैं, उन्हें भी निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले, अब चूंकि राहत का काम सबसे पहले जरूरी है, बचाव का काम हो चुका है, तो राहत के काम में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर किया जाए। तत्काल जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, ब्लीचिंग पाउडर से लेकर तमाम, वो सीएम ने निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था हो जाए और उसके बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर स्टाफ तैनात हो जाए, दवाइयों की सुविधा मुहैया कराई जाए यदि ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि निश्चित तौर पर अब बाढ़ का पानी उतरेगा तो ये सारे खतरे बढ़ेंगे। सीएम ने निर्देश दिए हैं और अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही यह व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली जाएंगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये तमाम व्यवस्थाएं जो जुटाती हुई सरकार नजर आ रही है, स्थानीय प्रशासन को इसके निर्देश दिए गए हैं। इसके पहले भोपाल में बारिश और बर्बादी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की, जिसमें बाढ़ के बाद बने हुए हालातों पर मंथन हुआ। सीएम ने कहा कि अब गांव में पानी उतर रहा है, लेकिन अब बीमारियों का ज्यादा खतरा है, इसलिए स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, पंचायत विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब मंत्री भी मोर्चा संभालेंगे। मित्रों, वर्षा अब थम गई है और बाढ़ के पानी ने धीरे धीरे उतरना शुरू किया है, लेकिन अभी भी होशंगाबाद में खतरे के निशान के लगभग 8 फीट ऊपर नर्मदा जी का पानी बह रहा है। कई गांव अभी भी जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन सब जगह पहुंच चुका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई, उसके कारण गांधी सागर बांध के गेट भी खोले हुए हैं और चंबल संभाग में लोगों को सतर्क किया है। उससे बड़ी चुनौती अब है, जान तो बच गई, गांव से पानी उतर रहा है। सबसे बड़ी जरूरत है अब राहत की, क्योंकि अब जहां जहां पानी उतर रहा है वहां कीचड़, सामान सड़ गया है, फसलें खराब हुई हैं और इसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, मैंने कल भी बैठक की, आज भी मैं बैठक करके जा रहा हूं। एक तो बीमारियां, डेंगू, हैजा, मलेरिया, डायरिया, विशेषकर डायरिया, शुद्ध पीने के पानी का अभाव या हैंडपंप डूब गए, वाटर सप्लाई स्कीम सारी ठप हो गई, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं तो खराब हो गए, बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ी। सबसे बड़ी चिंता है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की। अब मन में यही संकल्प है कि कैसे ढंग से पुनर्वास हो सके। राहत के काम कई दिन तक चलेंगे, तो अलग अलग अफसर लगे हैं, मंत्रियों की ड्यूटी भी मैं आज लौट के लगाऊंगा। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए गांव से कई लोगों को बचाया है। विशेषकर एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे थे और 264 के आसपास अलग अलग गांव से भाई बहन एयरलिफ्ट किए गए थे। सेना के जवानों को धन्यवाद दिया। अभी एक टुकड़ी उनकी रुकी हुई है, बाकी हम वापस कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एसडीआरएफ की टीम ने, जो हमारे प्रदेश की है, होमगार्ड्स के साथ जी जान लगा के काम किया। और चलिए और कुछ खबरों के लिए आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत। ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और बारिश की बात हो रही थी, बाढ़ की बात हो रही थी, तो प्रदेश के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से काफी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। सिवनी की अगर बात की जाए तो वैनगंगा नदी पर अभी कुछ वक्त पहले जो पुल बनकर तैयार हुआ था, 2 महीने पहले तैयार हुआ था, उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की इस कदर यहाँ पर अति कर दी गई,
कि पुल भी बह गया। इसके अलावा ये भी पता चला कि 10 साल पुराने एक और पुल था, वो भी पानी की भेंट चढ़ गया, बारिश की भेंट चढ़ गया। वैनगंगा नदी पर बने 2 बड़े पुल के बह जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सिवनी में बाढ़ के कारण ध्वस्त हुआ एक पुल, जहां करीब 10 साल पहले भीमगढ़ में बना था, तो दूसरा पुल 2 महीने पहले ही सुनवारा गांव के नजदीक बनाया गया था। सुनवारा पुल का कुछ दिनों में उद्घाटन होना था, लेकिन बाढ़ ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, हमारा कार्यकाल तुम्हारा कार्यकाल, ये गिनाया जा रहा है। लेकिन 2 महीने पहले जब पूरा हो गया था तो उसकी गुणवत्ता क्यों नहीं परखी गई थी, सवाल एक ये भी। और बाढ़ की कहानी सामने आने के बाद अब सेतु विभाग ने इस मामले की जांच की बात कही है और दोनों पुलों के टूट जाने से ग्रामीण इलाकों में आवाजाही पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। 4 करोड़ की लागत से पुल को PMGSY की तरफ से बनाया गया था। और वहीं इस मामले को लेकर जब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने इस मामले में तुरंत जांच और साथ ही सख्त कार्रवाई करने की बात कही। सिवनी में पुल टूटा है तो उसकी मैंने जांच के निर्देश भी दिए हैं तत्काल कि बरसा में टूटा कैसे। 2 पुल टूटे, हाँ, मैंने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं, दूसरे का मैं देख लूंगा। देखिए, सिवनी जिले की वैनगंगा नदी पर बने इस पुल को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने स्वीकृत किया था और कार्य आरंभ भी सितंबर 2018 में हुआ था। लेकिन कुछ दिन पश्चात ही आचार संहिता लग गई, नवंबर में चुनाव हुए, कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार बनी और तब से लेकर मार्च 2020 तक इसका निर्माण कार्य हुआ। क्वालिटी कंट्रोल कराने वाले कौन थे? कौन थे जो ठेकेदारों से इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनवाने की जिम्मेदारी जिनकी थी? कौन थे? और इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर भी आरोप लगाती थी कि ठेकेदारों की पेशियां करवाते हैं, ठेकेदारों से को बुलवा रहे हैं, तमाम निर्माण कार्य अधोसंरचना के मामले में हीला हवाली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी आरोप लगाए थे और अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उस समय कांग्रेस के दौरान हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये तो एक पुल है, ना जाने कहां कहां कितना गड़बड़ घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ होगा। जांच गुणवत्ता की होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में वैनगंगा पे जो पुल गिरा है उद्घाटन से पहले, ये जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना है और इसके अंदर लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लागत का यह पुल भर भरा के इस बारिश में गिर गया। ये तो खुशनसीबी की बात है कि कोई जन हानि उसके ऊपर नहीं हुई। लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ये पुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। ऐसे ही कई पुलों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी सरकारों में हुआ है और लगातार मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। मेरा आग्रह है सरकार से कि इस प्रकार से जो लूट सके तो लूट योजना आप चला रहे हैं, इसे बंद करें, क्वालिटी कंट्रोल करें, जनता की जान से खेलना बंद करके ये लूटने का मामला बंद करें। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए आप। खबर भोपाल से, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग की है। कोरोना काल में परीक्षा आयोजित करने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने की भी मांग वो करते नजर आ रहे हैं। सेंटर पे एक साथ हजारों लोग 3 घंटे साथ रहेंगे और वहां पे आप जब एग्जाम छूटती, आपने कर्नाटक की एग्जाम देखी जिसके अंदर 1000 बच्चे थे, उसमें से बाद में 32 का पॉजिटिव आया। स्पष्ट है इसको पोस्टपोन करना चाहिए। 6 महीने पहले जेईई की एक एग्जाम हो चुकी है और अगर क्योंकि सेमिस्टर सिस्टम रहता है इसमें, सरकार अगर सही तरीके से प्लान करेगी, सेमिस्टर्स के अंदर ब्रेक कम देगी, एग्जाम टाइम पे लेगी, तो मुझे नहीं लगता अगर 2-4 महीने हम बढ़ा भी देंगे इस एग्जाम को तो उससे कोई फर्क पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ेगा और विद्यार्थियों को इसके अंदर धकेलना इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़। और चलिए कुछ खबरों के लिए एक बार फिर रुक करते हैं न्यूज रूम का। ओवर टू यू पुनीत।
बिल्कुल, शुक्रिया दीपेश। और जेईई की बात हो रही थी तो जबलपुर में क्या तैयारियां हैं ये आपको बता दें। यहाँ पर बड़े व्यापक रूप से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। 1 से 6 तारीख तक ये परीक्षा है और इसके लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। कुछ सस्पेक्टेड छात्र जो होंगे जिनकी थर्मल स्कैनिंग होगी और उसके बाद अगर कोई सस्पेक्ट छात्र पाया जाता है तो उसके लिए अलग से एक आइसोलेशन हॉल बनाया गया, वहाँ पर एग्ज़ाम देने की व्यवस्था की जाएगी और कुल 6191 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। ग्लोबल कॉलेज में ये परीक्षा होनी है। 1 से 6 सितंबर तक व्यापक तैयारियां की गई। जेईई के एग्जाम्स कल देश भर में होने हैं और मध्य प्रदेश से लाखों छात्र इस एग्जाम में बैठेंगे। बहरहाल जबलपुर की अगर बात करें तो यहाँ एक सेंटर बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां जोरों से हैं। कुल 1 से लेके 6 सितंबर तक यहाँ पे परीक्षाएं आयोजित होंगी, जहाँ 6191 छात्र यहाँ पर परीक्षा देने बैठेंगे। इसको लेकर के जो यहाँ अभी वर्तमान में एडमिशन वाले छात्र हैं उनके साथ ही एक मॉक रिहर्सल की जा रही है। 2 स्टेजेस पे यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। जो छात्र यहाँ पर आएंगे, अगर बारिश होती है तो एक अलग प्लान तैयार किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण ये एग्जाम है, चूंकि कहीं ना कहीं सियासत भी इसमें जमकर हुई थी और बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में यहाँ पर बैठेंगे, तो व्यापक तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। जो छात्र आएंगे वो यहाँ से उनकी एंट्रेंस यहाँ पर होगी और 2 स्टेजेस पे उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर कोई सस्पेक्टेड छात्र भी पाया जाता है तो उनके लिए अलग से एक आइसोलेशन हॉल बनाया गया है, जहां पर वे इत्मीनान से बैठ के परीक्षा दे सकेंगे। तो कोरोना संक्रमण के चलते एक बेहद बड़ी परीक्षा है जो कि देश भर में आयोजित होती है, उसको लेकर के परीक्षा केंद्र में तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। बैतूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी जेईई के एग्ज़ाम के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को अनुकूल कर लिया गया है, उनका इंतज़ाम कर लिया गया है। इसको लेकर प्रशासन ने ये भी तय कर दिया है कि पहले थर्मल स्कैनिंग होगी और उसके बाद ही थर्मल स्कैन करने के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, एंट्री मिलेगी। और 1 सितंबर यानी कि कल से जेईई की परीक्षा होनी है। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक पूरे देश में जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षाएं होनी हैं। इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि आखिर ये परीक्षाएं कैसे कंडक्ट होगी, छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होंगे। तो हम आपको बताते हैं, बैतूल के एक सेंटर में जहां पर ये परीक्षा होनी है, सृष्टि कंप्यूटर निजी इंस्टीट्यूट है। यहाँ के लैब में हम खड़े हैं जहां पर आकर छात्र बैठेंगे और ये परीक्षा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एक जो बेंच है, यहाँ पर 2 चेयर्स रखी हुई हैं अलग अलग रंग की, एक काली चेयर है और एक लाल चेयर है। जब पहली पाली में एग्जाम होगा तो काली चेयर पर एक छात्र बैठकर एग्जाम देगा और ये जो फाइबर का यहाँ पर एक कवर लगाया गया है ये उसके सामने होगा। जब दूसरी पाली में एग्जाम होगा तो काली वाली जो चेयर है वो खाली रहेगी और जो लाल चेयर है वहां पर बैठ करके छात्र एग्जाम देंगे। यानी दोनों शिफ्टों में एक बेंच पर केवल एक ही छात्र बैठा होगा। इसी तरह की व्यवस्थाएं पूरे लैब में है। एक हॉल नीचे भी है इस तरह का, जहां पर बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ के जो संचालक हैं जितेंद्र पेशवानी जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं और क्या क्या बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। पेशवानी जी, ये बताइए कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर खासतौर पर क्या क्या बंदोबस्त है? जैसे ही बच्चा एंटर करता है तो एक सेल्फ मशीन रखी हुई है, उससे वो सैनिटाइज होगा। उसके बाद उसका टेम्परेचर नापा जाएगा। टेम्परेचर नॉर्मल है तो बाकायदा रूम में आ जाएगा और नहीं है तो उसके लिए एक आइसोलेशन लैब एक अलग बनाई हुई है। तो जिस भी बच्चे को टेम्परेचर निकलेगा वो उसके लिए एक लैब अलग है। दूसरा ये कि सिस्टम में एक बाकायदा दूरी बनाई हुई है। जैसे यहाँ पे 120 मशीनें हैं तो लगभग 50 के आसपास बच्चे रहेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रहेगी। बाकायदा बच्चों को इस बार टच किसी भी चीज़ को नहीं करना है और जो भी चीज़ होगी सब दूरी से होगी। तो बाकायदा पूरी व्यवस्था है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग से एग्ज़ाम होने के। जिस तरह का डर था पेरेंट्स में, बच्चों में, क्या उस तरह की कोई स्थितियाँ लग रही हैं? नहीं, TCS कंपनी ने और NTA ने दोनों ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं और बहुत ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और बिल्कुल भी पालकों को डरने की 1% भी जरूरत नहीं है। तो आपने देखा जो संचालक हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो छात्र यहाँ पर एग्जाम देने आएंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। काफ़ी सारे यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बाकी जो सेंटर्स बने हैं उसमें भी उनमें भी इस तरह के बंदोबस्त रहें और छात्र पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में एग्जाम दे करके अपने घरों को वापस लौट सकें। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
जबलपुर और बैतूल के बाद बात रीवा की कर लेते हैं। यहाँ पर भी तमाम इंतजाम इस परीक्षा के लिए, जेईई मेंस की परीक्षा के लिए किए गए हैं। 2 यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं, इसमें 22 छात्र शामिल होंगे। जो टीसीएस कंपनी इस एग्ज़ाम को पूरे नियमों का पालन करते हुए कंडक्ट करा रही है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो भी बच्चा आ रहा है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइज़र स्टैंड के द्वारा वो सेल्फ सैनिटाइज करेंगे अपने आप को। देन उनको जो है तो मास्क टीसीएस कंपनी द्वारा जो है प्रोवाइड किया जा रहा है कि मास्क जो है तो फ्रेश मास्क उनको दिया जाए। और देन लैब में जो हमारे 4 लैब लगे हैं, उन चारों लैबों में जो बच्चों के बैठने की जो अरेंजमेंट किया गया है वो ऑड और इवन सिस्टम से ही किया गया। इधर भोपाल में एग्जाम को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी रंजना। इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस अब ऑनलाइन मोड पर 1 से 6 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज, सैम कॉलेज और आईएएस कॉलेज, यानी यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड है उस पर आधारित जो जेईई मेंस का एग्जाम आयोजित होगा। और कोरोना संकट काल के दौरान जिस तरह से जेईई मेंस एग्जाम को लेकर विवाद हुआ, उसके बीच अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा आयोजित करा रही, यानी एक स्टूडेंट के बीच में एक कुर्सी का गैप रखा जाएगा, यानी 6 फीट का जो गैप है एक स्टूडेंट के बीच रखा जाएगा। वहीं इस बार जब परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचेंगे, यानी एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, तो इस बार स्टूडेंट को मास्क एग्जाम सेंटर पर ही दिया जाएगा, यानी 3 लेयर सुरक्षा वाला जो मास्क है वो स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र पर मिलेगा और उसी परीक्षा केंद्र पर उसी मास्क को पहनकर ही स्टूडेंट को परीक्षा देनी होगी। और इस बार कोरोना संकट काल के दौरान जो एडमिट कार्ड हैं वो वेब कार्ड रीडर के जरिए चेक किए जाएंगे, तो वहीं जो छात्रों को टच ना करना पड़े इसीलिए इस बार जो मेटल डिटेक्टर है उससे छात्र छात्राओं की तलाशी ली जाएगी। और इस बार जो बॉल पेन है वो स्टूडेंट अपने साथ एग्जाम सेंटर पर ले जा सकेंगे और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने के लिए जो सैनिटाइजर की बोतल है, पानी की बोतल है, स्टूडेंट इस बार एग्जाम सेंटर पर अपने साथ ले जा सकेंगे। यानी बहुत कुछ बदलाव इस बार एग्जाम सेंटर पर देखने को मिलेंगे। और प्रदेश भर की अगर बात करी जाए तो 26 सेंटर बनाए गए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ ही 26 सेंटर्स पर जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही, जिसमें 43,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इस बार जेईई मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और जैसे ही पहली शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, यानी इस बार 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है, और पहली शिफ्ट का पेपर होने के बाद जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। कीबोर्ड हैं, छात्र जहाँ पर भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे उस सीट को सैनिटाइज किया जाएगा, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, वेब कैमरे को, सारी चीज़ों को सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ तक कि जो लिफ्ट है उसके दरवाजे हैं, हैंडल हैं, सबको सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि जो दूसरी पाली में एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट पहुंचेंगे उनको किसी तरह से कोई खतरा ना रहे। और सुरक्षा इंतजामों के बीच इस बार जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, दीपेश के पास चलते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान झड़प के 75 दिन बाद फिर उसने स्थिति का उल्लंघन किया है। यथास्थिति जो बनी हुई थी उसका उल्लंघन करता हुआ एक बार फिर चीन नजर आया है। सेना के मुताबिक 29 अगस्त की रात चीन सेना के पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। कांग्रेस ने इसे देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चीन लगातार भारत की सरजमी पर कब्जा कर रहा है। कब पीएम मोदी चीन को आंख दिखाएंगे और चीन को करारा जवाब दिया जाएगा। आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां?
आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पेंगोंग सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब यह लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, यह भारत को सीधे सीधे खतरा है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहां हैं? हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सामने आए और पूरी यथास्थिति से देश को अवगत करवाएं और बताएं कि भारत की सरजमी से चीनी कब्जा कब तक छुड़वाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ मौजूद थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।